नमस्कार एंड वॉर्म वेलकम फ्रॉम एक्साइज टीम। मैं हूं दीपम एंड जैसा कि हम लेक्चर 1 हमारा ख़त्म कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए एंड आई होप आपने उसके क्वेश्चंस बखूबी लिखे हैं एंड उसी के साथ जिस तरीके से हमने लेक्चर 1 ख़त्म करा है, जिस स्मूथनेस के साथ, उसी की गति को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ऑटोनमस स्टेट, ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात तो सिलेबस में है इसलिए पढ़ और दूसरी बात, एक्चुअली ऑटोनमस स्टेट्स पढ़ने के पीछे आप जब पढ़ेंगे कि मराठा कैसे इमर्ज्ड हुए, कैसे अवध हुआ, कैसे बंगाल हुआ, कैसे सिखों का क्या स्टोरी है, तब जाके जब हम बैटल्स पढ़ेंगे उनकी तो आपको समझ अच्छे से आएगा। जैसे मान लीजिए हम मराठा पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी मैं उसके स्टोरी बैकग्राउंड आपको मराठा की बताऊंगा इस लेक्चर में कि मराठास की क्या स्टोरी थी, ठीक है, कैसे वो डेवलप हुए धीरे धीरे धीरे। एंड जब हम एंग्लो मराठा करेंगे, ठीक है, जब ब्रिटिश एक्सपेंशन में हम एंग्लो मराठा करेंगे, तब जब आपको बैकग्राउंड पता होगा तो आप इजीली उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अब बंगाल की बात करेंगे और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश में जब हम प्लासी की बात करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी की, तो बैटल ऑफ प्लासी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब हम अवध पढ़ेंगे तो जब बैटल ऑफ बक्सर करेंगे तो आपको अवध का बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि भाई इंपॉर्टेंस अवध का क्या था, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, राइट। तो इसीलिए ऑटोनमस स्टेट पढ़ना ज़रूरी है और इसमें हम वही स्टेट पढ़ते हैं जो वास्तव में आवश्यक हैं, जिनका लिंक हम अगले टॉपिक से करेंगे, इसलिए ऑटोनमस स्टेट पढ़ना ज़रूरी है। एंड देखिए, चूँकि ये एक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो सकता है, देखिए क्या है कि वन गो में सारे स्टेट्स को पढ़ाना इज़ क्वाइट टफ। सो व्हाट आई विल डू इज़ इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, सभी टॉपिक्स में आगे नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको एक साथ थोड़ा सा स्ट्रेच करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए मैंने आज ऑटोनमस स्टेट आपको पढ़ाया तो वैसे भी आधा होगा, आधा कल करवाऊंगा एंड देन फिर हम उसके नोट्स करेंगे एंड फिर नोट्स करेंगे एंड देन फिर, तो दैट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट राइटिंग नोट्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। नोट्स लिखते लिखते हम समझते भी जाएंगे एंड उसके बाद उसी प्रकार से हम इसको जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए अपने पेन और कॉपी को रेडी रख लीजिए। रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन आपके सारे सामने होने चाहिए। 2 मिनट का समय लो, फटाफट कॉपी पेन सामने रखो एंड स्टिकी नोट्स हमेशा अपने साथ रखो। जो छोटे छोटे डेट्स वगैरह रहते हैं उनको फटाफट स्टिकी नोट पे लिखा, सामने चिपका दिया। आप पंजाब पढ़ रहे हैं, 2-4 दिन आप देखोगे, ठीक है, याद हो गया, हटाया, नया स्टिकी नोट लगाया। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। आज मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक छोटी मोटी एडवाइस देता हूँ। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर किन किन चीज़ों की सख्त आवश्यकता होनी चाहिए। पहला, मैप। मैप, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप जिसमें पॉलिटिकल फिजिकल दोनों हो, ये 3 मैप आपके पास होने चाहिए। दूसरा, सिलेबस। आपका सिलेबस यूपीएससी का जो है वो सामने जहाँ पढ़ रहे हो ना, उसके जस्ट सामने दीवार पे चिपका हुआ होना ज़रूरी है। तीसरा, अगर ये कर सको तो, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर करोगे तो बेनिफिशियल है। तीसरी बात ये है कि जो सब्जेक्ट, जैसे अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो स्पेसिफिकली हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो सामने चिपका लो। वैसे तो आपने पूरा सिलेबस चिपका है बट उसमें छोटा छोटा रहता है। मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सामने हिस्ट्री चिपकाओ, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो सामने ज्योग्राफी चिपकाओ, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो सामने पॉलिटी का पढ़ो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छा है बुरा, लेकिन ईजी हो जाएगी आपके लिए प्रिपरेशन, ठीक है। ये स्मार्ट वे है ना। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए मेरा तो काम है आपको पूरा सिलेबस पढ़ाना, ठीक है, मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में सिलेबस होगा तो आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगी कि मुझे ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझने हैं, ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से सुनने हैं, सो दैट आगे जब मेजर टॉपिक आएगा तो मैं उससे लिंक कर पाऊँ।
ठीक है, लिंकिंग, हिस्ट्री में लिंक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लिंक करो, ठीक है। तो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का सामने सिलेबस ज़रूर रखो, सिलेबस चिपकाओ, सारे मैप्स चिपकाओ, स्टिकी नोट्स रखो। एंड जब हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा तो रिवीजन का एक मैं छोटा तरीका बताऊंगा, वो भी हम सामने चिपकाएंगे, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं किसी कारणवश लास्ट लेक्चर तक पहुंचते पहुंचते, वैसे तो नहीं होगा ऐसा, आज तक नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप बाकायदा मुझे मैसेज करें सामने से कि सर आपने उस लेक्चर में ऐसा बोला था, सेकंड लेक्चर में वो क्या करना है, तो उस समय मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट आपको अभी भी आता है, तो जैसे कि आप में से कई लोग मैसेजेस करते रहते हैं मुझे एग्जैक्टाइज के नंबर पर, आप बेहिचक उस नंबर पर मैसेजेस करिए, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो उस पर मेंशन करिए कि देवम सर के लिए मैसेज है, वो मैसेज मेरे तक आ जाएगा, ठीक है। सो विद दैट सेड, काफ़ी सारे बातें हो गई, काफ़ी सारा मैंने आपको ज्ञान दे दिया, अब मुद्दे का ज्ञान लेते हैं और लेक्चर 2 ऑटोनमस स्टेट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑटोनमस स्टेट, देखो इसका ब्रीफ तो मैंने थोड़ा आपको दे दिया है कि क्यों ज़रूरी है, क्या करना है, क्या नहीं, किस लिए इसको पढ़ा जाता है। तो दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी कि ये चैप्टर एक्चुअली आगे के चैप्टर्स को पढ़ने का एक बेस है। और एक चीज़ याद रखना, जिस भी इमारत का बेस स्ट्रांग होता है ना, वो इमारत स्ट्रांग होती है। तो इसलिए ये बेसिक है, ये बेस है, इसको अच्छे से समझना है। जब आप लिखो तो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, आप लिख रहे हो, दिमाग में जा रहा है, ये सारे तीनों आपके फंक्शंस को प्रॉपरली वर्क करना, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी यानी पी लो बाकायदा, ठीक है। मैं भी पी रहा हूँ, देखो पानी पियो। एंड शुरू, चलो कौन कौन से स्टेट्स हम करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर देखो बंगाल, अवध, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठास, सीख और मैसूर। सीख को आप पंजाब भी लिख सकते हो, कई जगह पंजाब, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि पंजाब और सीख नहीं है, सिमिलर है, सेम है, ठीक है। तो बंगाल करेंगे सबसे पहले, फिर हम आएंगे अवध पर, फिर आएंगे हम हैदराबाद पर, फिर मराठास पर, फिर सीख और फिर मैसूर। मैं यहीं पर थोड़ा बहुत आपको समझाता हूँ। देखिए बंगाल क्यों इम्पोर्टेंट है, बंगाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। इन दोनों को समझने के लिए, ये टेक्निकल इशू, इन दोनों को समझने के लिए बंगाल की स्टोरी बैकग्राउंड आपको आवश्यक है जानना, ठीक है। अवध का क्लियर लिंक बैटल ऑफ बक्सर से है, ठीक है। मेजरली अवध एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना और उसको बहुत मैं कहूँगा, जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरह, अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ खड़ी बोली में, तो जब हथियाया अवध को, जब हथियाया तो किस तरीके से हथियाया, मतलब उनके पास कुछ था ही नहीं, क्या बोलें। जैसे दूसरों को तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और बाकी चीज़ों से उन्होंने अब कब्ज़ा लिया था, ठीक है, बट अवध को कैसे कब्ज़ा, ये तो हर चीज़ में अच्छे थे। तो इनको बोल दिया कि भैया आपका मिसमैनेजमेंट है, आपका ख़राब मैनेजमेंट है, लोग आपके यहाँ खुश नहीं है, तो हम अब राजा जी आप हटो, अब डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार, हम ईस्ट इंडिया कंपनी आप अवध को संभालेगी। इट वाज वेरी स्टूपिड एंड बैड थिंग, ओके। तो अवध हम मेन बक्सर के लिए, और फिर इसको बाद में 1857 के समय कैसे हथिया था, 1856 में एक्चुअली, 1856-55 के समय, जब जस्ट रिवोल्ट के पहले की बात है। फिर हैदराबाद एक्चुअली इसकी स्टोरी तो बंगाल और अवध के भी पहले की स्टार्ट रहती है। मैंने आपको बताया था निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, निज़ाम, यहाँ पर निज़ाम की स्टोरी चलेगी। एंड ज़्यादा हैदराबाद को डीप स्टडी चाहो तो आप कर सकते हो, बट मेरा एक छोटा सजेशन है, बंगाल और अवध जितने इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद उन कंपैरेटिवली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हम अच्छे से करेंगे। देन कम्स द बिग फिश, मराठास, ठीक है। मराठास का बैकग्राउंड जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन सब में से वो
इन सब में से जितने भी हैं ये बंगाल, अवध, हैदराबाद, सीख, मैसूर, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मराठा होता है, क्योंकि मराठाज में कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी नहीं चल रही थी। जैसे महाभारत नहीं होती है, महाभारत के अंदर काफ़ी सारी स्टोरीज़ है, वैसे ही कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मराठास में इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्टोरी चलती है। ठीक है, सो क्योंकि पहले राजा थे, देन पेशवा ही आई, पेशवास के अंदर भी अपनी ही लड़ाई चलते रही, नाना फडणवीस वगैरह और सारी चीज़ें। सो इट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि मराठास आर द मेन चैम्प्स, नॉट मुगल्स। मुगल्स तो दब गए हैं, ठीक है, लेटर मुगल्स कुछ उनका सीधी भाषा में उनका कुछ भी अब नहीं बचा है। तो द मराठास आर द न्यू चैम्प्स नाउ। ओके, सो वी हैव टू स्टडी मराठास वेरी वेरी डीपली, एंड इतना भी डीप में नहीं जितना ऑप्शनल में करना होता है, बट नॉर्मल जीएस में जितना ज़रूरी है। बट इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एंग्लो मराठा कर पाएंगे। ठीक है, और एंग्लो मराठा जितने भी हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हैं, उनको हम तभी कर पाएंगे जब आप मराठास को अच्छे से समझेंगे। इसका बेस जब तक आपका नहीं अच्छा होगा तब तक एक इमारत अच्छी नहीं बन पाएगी। ओके, राइट। Now comes the Sikh. This is the second big fish, and Sikh is very important because Sikh का सीधा सीधा लेना देना अफ़गान के साथ है, एंग्लो अफ़गान और ये सब जो होते हैं उसमें Sikh का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल एक प्ले होता है। और Sikh इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इनका थोड़ा बहुत हिस्सा सोसाइटी में भी आप पढ़ते हो, बट जो ये आपका कोहिनूर है और ये सब जिसमें बहुत इंटरेस्ट आता है ना, क्वेश्चन तो आते नहीं, इंटरेस्ट आता है, वो सब इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीख में मिलेगी, सिखों में मिलेगी। मज़ा जिसको पढ़ने में आता है ना, सिखों को पढ़ने में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है, बट सबसे पहले मराठास को इम्पोर्टेंस में रखो, याद रखना। ठीक है, फिर सिख। नाउ कम्स द मैसूर। मैसूर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। Here is the third big fish, मैसूर। मैसूर का आपको बताऊं तो डायरेक्ट नेपोलियन से लेना देना है। ठीक है, सीरियसली हम आगे थोड़ा बंगाल, अरे भैया बंगाल हम पढ़ेंगे भाई, टेंशन मत लो बंगाल जी, हम आएंगे, आपको पढ़ेंगे अच्छे से। अभी ज़रा ये लिस्ट देख लें, देखो सरप्राइज़ नहीं रखता है हमारा टेक्निकल इशू, आपको पहले ही बता देता है कि देखो अगला क्या स्लाइड आएगी। मैसूर, मैसूर का सीधा कनेक्शन नेपोलियन भाई साहब से है। जी हाँ, नेपोलियन से। अब आप बोलोगे सर मॉडर्न हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ ला रहे हो? बिल्कुल है, इसीलिए तो हिस्ट्री में कनेक्ट करना पड़ता है। नेपोलियन का भी सीधा हिस्सा आएगा मैसूर में। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम टीपू सुल्तान को जब पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आता है, तो मज़ा आता है, क्या है ना, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि मैसूर का रिलेशन मराठास के साथ भी है। ठीक है, क्या यार आधा टाइम तो ये टेक्निकल इशू खींच लेता है हमारा। मराठास का, सॉरी गाइस, सॉरी ना, दिस इज़ अनोइंग, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैं इसका कुछ करूँगा जल्दी। मैसूर का लेना देना मराठास से सीधा आता है। ठीक है, क्योंकि जब मैसूर कोलैप्स करता है मराठा आता है, और मराठास जब यहाँ आते हैं इनको जीतते हैं तो पानीपत का युद्ध साइमल्टेनियसली। मतलब आप सोचो, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, शॉर्ट में, डीप में करेंगे, अभी जब बात खुली है तो बताता हूँ। आप मैप देखो, इसलिए बोल रहा हूँ, मैप इज़ द की ऑफ डूइंग हिस्ट्री। मैप हमेशा रखो। अब ज़रा मराठास का आज का महाराष्ट्र देख लो। ठीक है, पुणे में था वैसे तो इनका, सतारा, पुणे, मेनगढ़, मुंबई नहीं था उस वक्त। तो महाराष्ट्र देखो, अब कर्नाटक, मैसूर देखो नीचे। ठीक है, और ऊपर आप जाओ हरियाणा साइड में, पंजाब साइड में, वहाँ ठीक है, पानीपत एरिया। तो ऐसी लाइन दिख रही होगी आपको, बीच में है मराठे, नीचे है आपका मैसूर, और ऊपर आपका पानीपत। मराठास के पास इतनी बड़ी सेना थी कि आधी सेना इनने भेजी मैसूर और आधी सेना इनने भेजी पानीपत के युद्ध में। तो जब ये वाली आधी सेना यहाँ थी, कहाँ थी? मैसूर। ये तो जीत गए, मैसूर को इनने हथिया लिया, कब्जा लिया, तो यहाँ खुश, ये जीत गए, जय शिवाजी, जय शिवाजी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो गए थे
यहाँ ये लोग बहुत बुरी तरह, बहुत क्रशिंग डिफीट जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल गंदा वाला हरा है। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुँचती है बात, तो यहाँ की पूरी सेना इधर भागती है और मैसूर थोड़ा सा फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पर फिर आगे की स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मैसूर, ओके। जस्ट अ सेकेंड। तो समझ आ गया, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, सिख और मैसूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बंगाल से हम स्टार्ट करते हैं। बंगाल को स्टार्ट करें उसके पहले काम करो, इंट्रोडक्शन लिख लो एक, चलो फटाफट कॉपी पेन निकाल लो, इंट्रोडक्शन लिख लो एक फटाफट, चलो लिखो। बाय द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ब्रैकेट में लिखो 1761, लिखो जो बोल रहा हूँ लिखो, भरोसा करो। The Mughal Empire had became an empire. By the third battle of Panipat, the Mughal Empire had become an empire only in name, comma, and due to its weakness, comma, local powers, 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 had asserted ASSERTED, asserted their independence, asserted their THEIR वाला there, हाँ, they asserted their independence, full stop. However, comma, the emperor's symbolic authority remained intact, ठीक है, full stop. The new regional states did not directly challenge his power. The new regional states did not directly challenge his power, but instead sought his approval to legitimize their region. But अभी लिख लो, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा सब चीज़। But instead INSTEAD, instead sought his approval to legitimize their region, full stop. These states, now THES, these वाला, these states continued the Mughal administrative system and institutions in many aspects of governance, full stop. फुल स्टॉप, आगे लिखो। nonetheless, है ना, nonetheless, comma, where the changes arose, nonetheless, where the challenge arose, they did not come very quickly to deal with the new powers in the states, states, okay.
full stop. Consequently, comma, the scars that emerged in the 18th century reflected a social change, comma, rather than a polity that had collapsed. Full stop. It demonstrated power decentralization rather than a power vacuum or political turmoil. TURMOIL. full stop. Last line लिखो. There were many types of new states. And they had varying histories. जैसे कि ये बंगाल, अवध, हैदराबाद है ना, varying histories. Some were formed by Mughal provincial governors. Some were formed by Mughal provincial governors, comma, some by rebel from Mughal kingdoms, and few states which asserted their independence were previously functioning as autonomous but dependent polities. ओके, फुल स्टॉप. अब देखो आपने क्या लिखा है, इसमें सीधी सी बात लिखी है, ठीक है, जो मुद्दे की बात है ना. ये इंट्रोडक्शन इसलिए इतना बड़ा लिखा है कि ताकि आप इसमें से पॉइंट्स निकाल सको आंसर राइटिंग के समय. देखो इसमें इन्होंने मुद्दे की बात ये करी, आखिर में मुद्दे की बात करी है कि भाई देखो मुगल्स से सब अलग हो गए, सारे स्टेट्स अलग हो गए, हमने लिखे ही हैं. अब इनमें से कुछ स्टेट्स तो वही हैं जो पहले मुगल के अंडर थे, और मुगल्स ने जो मैंने बोला था ना बांट दिए थे, और फिर बोला था अपनी टैक्स लो और फिर उसमें से सैलरी दो, ये वो याद है, कुछ याद आ रहा है. हाँ, गुड. तो कुछ तो वो थे जिन्होंने फिर खुद ही बोल दिया कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हम मुगल्स नहीं, बट थे पहले वो लोग. दूसरे प्रकार के वो आए जो खुद ही इमर्ज करे थे, ठीक है, जैसे जो खुद बने थे, बनाया गया. जैसे हैदराबाद, आपका हैदराबाद पहले कोई था नहीं, गवर्नर नहीं था, वो तो निकाल दिया वहाँ से उनके प्रधानमंत्री को, तो वहाँ जाके उन्होंने खुद का इस्टेब्लिश करा. लेकिन वो मुगल्स की इज्जत करते थे, उनका कोई लड़ाई नहीं थी. एंड द थर्ड वेयर द रिबेल्स मतलब जिनकी लड़ाई थी, जैसे कि मराठास, ठीक है. तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन हमने लिखा. ओके, नाउ एक PYQ लिखो. PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखो 2017 का. 2017 का लिखो. इसका लिखना है आंसर. क्लियरिफाई हाउ अरे F लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, इसको समझदार. हाँ, तो क्लियरिफाई हाउ मिड 18th century, ठीक है, मिड 18th century इंडिया, क्लियरिफाई हाउ मिड 18th century इंडिया वॉज beset
beset with the spectre of a fragmented polity, of a fragmented polity. ठीक है. नाउ दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी आस्किंग. कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसकी मीनिंग ढूंढोगे, थोड़ा मशक्क़त करो. मैं चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ आपको, बट मैं चाहता हूँ खुद थोड़ी मशक्क़त करो और मीनिंग ढूंढो सबसे पहले. द फर्स्ट स्टेप टू राइट एन आंसर. जैसे मुझे सवाल पूछा था किसी ने आप में से कि सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि सर, और कई लोगों ने आंसर लिख दिया, क्वेश्चन पूछा कुछ था लिखा कुछ. सो द फर्स्ट स्टेप टू राइट एन आंसर इज़ टू फर्स्ट अंडरस्टैंड. ठीक है. अब आप बोलोगे कि सर ये अभी नहीं आ रहा, वहाँ कैसे आएगा? तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. मैं यहाँ हूँ इसीलिए जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक मैं आपके रोज़ प्रैक्टिस करवाता रहूँगा. ठीक है. रोज़ नहीं तो फ्रीक्वेंटली. ओके. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड राइट दिस आंसर एंड शो इट टू मी. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ एक काम करो, एक पेज सेपरेट लो, न्यू फ्रेश पेज, उसमें इम्पॉर्टेंट नोट करके लिखो. ठीक है. ये नोट इम्पॉर्टेंट है. लिखो कंडीशंस प्रेवेलेंट इन 18th सेंचुरी इंडिया. इसमें सबसे पहला सब हेडिंग डालो, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल पावर डिक्लाइंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी. Mughal power declined in the first half of 18th century. Full stop. नादिर शाह, नादू हमारा, नादिर शाह, चाहो तो नादू लिख लो. नादू had ravaged, नादिर शाह had ravaged, RAVAGED, ravaged Delhi by 1740, 1740, sorry, 1740. फुल स्टॉप. इन 1761, 1761, in 1761 the Marathas were defeated by अब्दाली हमारा अब्दू है ना, वो नहीं जो बिग बॉस में आया था. ठीक है. Full stop. Whereas the Mughal emperor by 1783 was merely a British pensioner. ठीक है. क्योंकि क्या मतलब, मैं लिख लो पहले. The Marathas were defeated by Abdali, whereas the Mughal emperor by 1783, 1783 was merely a British pensioner. है ना, जो पेंशन ले रहा था ब्रिटिशर्स से, उसके खुद के पास कोई पावर नहीं बची थी. ठीक है. पेंशनर. ठीक है. कब? 1783 में. तो ये आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल का एक छोटा सा लिखा. ठीक है. दूसरा सब हेडिंग डालो नोट में ही. हाँ. इंटरनल वीकनेस, स्ट्रगल फॉर पावर, है ना. इसमें लिखो The army and administration were the two fundamental foundations of Mughal dynasty in 1707. The army and administration were the two fundamental foundations. The army and administration were the two fundamental foundations of the Mughal dynasty in 1707. Between 1707 and 1719, there were succession wars and weak rulers. Although उसके बाद भी थे, बट लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में सेम में. द रूल ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला की बात कर रहे हैं, रंगीला लिख लो भले. द रूल ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 was sufficient for a revival of imperial fortunes. Was
sufficient for a revival of imperial fortunes, but the emperors were not competent enough. The emperors were not competent enough to avail the situation. राइट है ना? नहीं थे ना। मोहम्मद शाह रंगीला कैसा था? वो क्या लगता है, उम्मीद थी क्या उससे कुछ कर लेता? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ या फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सेम, इन हिज रीन, REIGN, रीन है ना, REIGN लिख लो, REIGN, इन हिज रीन निज़ामुल मुल्क, हम रंगीला की बात कर रहे हैं ना, उसके रीन में निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क ऐसे लिखते हैं, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क resigned as wazir and set up the independent state of Hyderabad in 1724. And set up the independent state of Hyderabad in 1724. Continuing this trend, Bengal, Awadh and Punjab also formed successor states. Continuing this trend, Bengal, Awadh and Punjab also formed successor states, resulting in the division of the empire. चलो ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विद द बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेश पेज लो और ऐसी हेडिंग डालो बंगाल। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, स्लाइड में खुद पढ़ो पहले। मुर्शिद कुली खान अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717, ठीक है। मुर्शिद कुली खान भाई साहब को गवर्नर नियुक्त करा बंगाल का 1717 में मुगल्स ने, ठीक है। merged key administrative roles and streamlined revenue collection, reducing ties with Delhi. His successor Shuja'ud-Dawla and Ali-Vardi Khan, जो कि बताएंगे इनके बारे में भी, furthered Bengal's autonomy, making this region effectively independent. By 1756, under Siraj-ud-Dawla, Bengal resisted foreign influence, but Nawab's weak military led to their defeat by the British at the Battle of Plassey. Actually ये गलत तो नहीं बोलूँगा मैं, बट आप गलत समझ आएगा। वीक मिलिट्री नहीं थी एक्चुअली, ठीक है। मिलिट्री तो बहुत पावरफुल थी इनकी, बट इनके एक मामा जी थे, ठीक है। उन मामा जी ने धोखा दे दिया और मामा जी की वजह से वो मर गए सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला की एज भी ज़्यादा नहीं थी, छोटा ही था, 16-17 साल का था। एंड अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये क्या ही कर लेगा, छोटा सा लिटिल नेवोब बोलते थे वो, नवाब नहीं बोलते थे, नेवोब। हाँ भाई क्या ही कर लेगा। तो खैर चलो लिखते हैं इस पे, लिखते लिखते समझते हैं बंगाल को, ठीक है। लिखो पहली लाइन यही लिखो, मुर्शिद कुली खान वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर, सामने लिखा है गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग मुगल रूल इन 1717, ठीक है। ड्यूरिंग मुगल रूल और लिख लेना बीच में, ड्यूरिंग इन 1770, सामने के सामने लिखा है। आगे, and his only connection with Delhi was to provide homage, पैसा देना, ठीक है, पैसा, टैक्स एक तरीके का, ठीक है।
ये समझ लो, homage. And his only connection with Delhi was to provide homage. Full stop. He abolished the separate offices. He abolished the separate offices of Diwan and Nazim. बताऊंगा ये क्या होता है, Diwan and Nazim, and merged them into one. He focused on streamlining revenue administration. By taking the following steps. अब वन बाय वन इसके स्टेप्स लिखो कि क्या करा था इन्होंने, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और इन्हीं प्रकार पे क्वेश्चन आते हैं. जैसे हम एंशंट जब पढ़ेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आता है अधिकांश फेवरेट होता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पूछते हैं, ठीक है. तो आपको भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है ना, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का तो बहुत शौकीन है यूपीएससी. खैर आगे बढ़ते हैं. फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है, पहला डालो, पहला पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल इंटरमीडियरी जमींदार्स. एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल इंटरमीडियरी जमींदार्स. दूसरा पॉइंट, एक्सपेलिंग रिबेलियस जमींदार्स. एक्सपेलिंग मतलब हटा देना, रिबेलियस जमींदार यानी कि जो बगावती थे, एंड जागीरदार्स, पढ़ा था हमने जागीरदार्स है ना, टू द फ्रंटियर रीजन्स ऑफ ओडिशा. ठीक है. थर्ड लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, एनकरेजिंग बिग जमींदार्स. encouraging big zamindars who assumed the responsibilities of revenue collection and payment and enlarging the scope and extent of Khalisa lands. ठीक है. ये आपके स्टेप्स थे, क्या क्या करें. अब ये तो उसके वो थे स्टेप्स. अब अगला पैराग्राफ डालो, ठीक है, उसमें बंगाल में ही है ना. नाउ शुजाउद्दीन, दौलादीन कुछ भी लिखो, शुजाउद्दीन took the title of नवाब in 1727. शुजाउद्दीन मैंने लिखाना सिखाया था ना, निज़ाम उल मुल्क, तो वैसे ही शुजाउद्दीन. देखो यहाँ लिखा है कहीं पे, ये शुजाउद्दीन, और अली वर्दी खान लिखा है ना, ये शुजाउद्दीन. ठीक है, शुजाउद्दीन took the title of नवाब in 1727 and ruled until 1739. 12 साल. ठीक है. and ruled until 1739 when he was deposed by अलीवर्दी खान. ये स्पेलिंग लिखिए यहाँ पे अलीवर्दी खान की, ठीक है, अलीवर्दी खान. his reign saw a further move towards autonomy. यानी अब इस अलीवर्दी खान ने तो डिपोजिट कर दिया, अब अलीवर्दी खान की बारी आ रही है. ठीक है, तो क्या बारी आ रही है कि इन्होंने और प्रोग्रेस कराई. देखो समझते भी जाना है ना, ऐसे लिखते मत जाना ब्लैंक में, समझा भी रहा हूँ, समझते भी जाओ. His reign saw further move towards autonomy, making a major appointments at the provincial level without consulting the Mughal ruler. है ना, मतलब अब इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट एक तरीके से कर दिया था घोषित. अगला लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ. even after employing, next paragraph या next point है ना, it's on you. even after employing a considerable number of Hindus to work, even after employing a considerable, considerable, considerable number of Hindus to work in revenue administration,
in revenue administration, the supply of revenues to Delhi became inconsistent throughout his government. The supply of revenues to Delhi became inconsistent throughout his government. यानी कि अब वो कभी मन हुआ तो पैसा देते मुगलों को, नहीं होता नहीं देते. पहले क्या था शुरुआत में कि इन्होंने बोला कि हम हमारा खुद देखेंगे सारा सिस्टम, जो भी प्रॉब्लम, पहले मुगल्स के पास जाते थे ना ये लोग शुरुआत में. फिर इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट बोला नहीं, खुद को एक तरीके से दिखाने लग गए कि अब ये खुद ही अपने अपने प्रॉब्लम्स देखेंगे, इंटरनल प्रॉब्लम, खुद ट्रेड करेंगे वो. लेकिन पैसा मुगलों को हर साल भिजवा रहे थे. फिर ऐसा मुगलों की इतनी बुरी हालत हो गई कि ये सम्मान के लिए कभी भेज दिए पैसे तो भेज दिए, कभी नहीं भेजे तो नहीं भेजे, ऐसा हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान, the time of Alivardi Khan witnessed the development of administrative systems in Bengal, Bihar and Odisha. Bengal, Bihar and Odisha. Full stop. This reduced the relationship with the imperial court in Delhi. Therefore in all practicalities, practical बोलते हैं ना, practicalities, उसमें qualities और कर लो, eats, practicalities, Eastern India had become an independent state. देखो अब इनके इस डिसीजन से जब वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें करने लगे कि कैसे रेवेन्यू होगा, कैसे क्या हो, मतलब समझ रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, IAS का क्या काम होता है. पहले मुगलों के द्वारा आता था कुछ एंड देन दे इम्प्लीमेंट, बट नाउ दे आर बाय डूइंग दिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दे आर शोइंग मुगल्स दैट नाउ वी आर द इन चार्ज ऑफ आवर एरिया एंड विच शोज दैट नाउ ईस्टर्न एरिया हैज़ बिन स्लिप फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुगल्स. ठीक है, फटफट मैं बोल गया, समझ नहीं आया होगा तो मैं बताता हूँ. ऐसा करने के पीछे इनके दो कारण थे. पहला, सच में रिफॉर्म कर रहे थे अपने यहाँ एरिया का, और दूसरा इसके थ्रू मुगल्स को दिखा भी दिया कि भैया हमारे एरिया का हम स्वयं ध्यान रख सकते हैं, आप मतलब अब हम आपकी आवश्यकता नहीं है, ना हम आपकी सुनेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. इन 1756 फास्ट लिखो थोड़ा. इन 1756 व्हेन अलीवर्दी खान पास्ड अवे, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल. सिराजुद्दौला, द पर्सन हु विल फाइट बैटल ऑफ प्लासी. ये लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ. सिराज बहुत ही छोटी उम्र में बन गए थे यार, जैसा मैंने बताया, नवाब ऑफ बंगाल. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. हिंदूज अटेंड हाई पोजिशंस इन बंगाल सिविल सर्विस. Hindus attained high positions in Bengal civil service and obtained lucrative zamindarships because the Bengal rulers were not, because underline करके लिखो या फिर पेन बदल के लिखो, because the Bengal rulers were not religiously discriminating when making public appointments. When लिख लो या while लिख लो, when making public appointments. Cool enough, good stuff to know. बंगाल मतलब इसीलिए वो इतना डेवलप कर रहा था उस वक्त. बैंड बजा दी थी बंगाल की जब ब्रिटिशर्स पावर में आए थे. बताएंगे द ग्रेट बंगाल फैमाइन वगैरह क्या क्या नहीं. बंगाल वॉज टू प्रॉस्परस. और अब
तो बंगाल में आज की डेट हो या उस समय की, उसके बाद तो जो डाउनफॉल हुआ है। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एज फार एज फ्रेंच एंड इंग्लिश फैक्ट्रीज एट as far as French and English factories at Chandler Nagore at Chandler Nagore ऐसा Chandler Nagore and Calcutta where एंड कलकत्ता CALCUTTA KOL मत लिखना, ठीक है, कलकत्ता वेर कंसर्न्ड फोर्टिफिकेशंस वेर नॉट अलाउड। फोर्टिफिकेशंस का मतलब महल नहीं, महल नहीं, किला, किला, दोनों में फ़र्क होता है। पैलेस में और फोर्ट में क्या फ़र्क होता है? डू यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पैलेस एंड अ फोर्ट? पैलेस होता था जहाँ पर राजा अपनी फैमिली के साथ में रहते थे, ठीक है, दिस इज़ पैलेस। बहुत अच्छा पैलेस बनाया मैंने, है ना, तारीफ़ करो मेरी। दिस इज़ पैलेस। नाउ व्हाट इज़ फोर्ट? फोर्ट इज़ समथिंग जो ऐसे कहीं पर यहाँ कोने में ऐसे फोर्ट बना दिया जिसमें सेना होती थी एंड दे यूज़ टू कीप एन आई आउटसाइड की तरफ, ठीक है, जैसे ये इधर बाहर, ये फोर्ट होते थे। फोर्ट में राजा रहते नहीं थे, फोर्ट में सेना होती थी, सोल्जर्स होते थे, तो फोर्टिफिकेशन, फोर्ट है ना, पैलेस और किला, किला, ठीक है, किला। तो चंदेर नगर और कलकत्ता में फोर्टिफिकेशंस अलाउड नहीं थे। आगे लिखो, नॉर डिड द नवाब्स गिव अप देयर प्रिविलेजेस, ठीक है, नॉर डिड द नवाब्स गिव अप देयर प्रिविलेजेस। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पैराग्राफ, सेम ही नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इवन व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रेटेंड, even when the British East India Company threatened to use force, समझाऊंगा क्यों, क्या हुआ, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं भैया, ब्रिटिशर्स क्यों लड़ रहे हैं? To use force to attain their goals, the sovereignty of the ruler was upheld. The sovereignty of rulers was upheld. ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। यही बैटल ऑफ प्लासी का बनेगा मुद्दा। हुआ क्या कि ये बंगाल है आपका, है ना, बंगाल है, बंगाल में इनका जो ट्रेड होता था ना, मैप में देखो बंगाल कहाँ है, मैप में देखोगे तो पता चलेगा कि ये आपका इंडिया का मैप है ना, और ये बंगाल यहाँ इस एरिया में है ना। तो इनकी ट्रेडिंग यहाँ से ऐसे आते थे और ये यहाँ था इनका पोर्ट कलकत्ता में, ठीक है, और यहीं से फिर वापस जाते थे। और इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार वगैरह हैं वो यहीं पर अपने शिप्स को लोगों से लेके, मैंने बताया था ना क्यों प्रॉब्लम आई थी, तो यहीं से लेके और फिर यहाँ से जाते। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये बंगाल है। अब हुआ क्या कि इन्होंने इनका सामान सेफ रखने के लिए इनके यहाँ पे क्या ये सब नौटंकी होने लगी सामान लाने की, तो यहाँ पर चोरियाँ ज़्यादा शुरू हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे चोरी बहुत शुरू हो गई और इनके सामान चोरी होने लगे। किसके? ब्रिटिशर्स के सामान चोरी हो रहे थे। तो ये लोग गए नवाब साहब के पास, अरे नवाब साहब अली वर्दी खान, ठीक है, नवाब साहब है ना, त्राहिमाम, हमारा तो सामान चोरी हो रहा है साहब, कुछ करो। तो राजा तो बड़ा नाराज़ था, होगा ही सही, क्योंकि उसने देखा ना कि तुम कैसे नौटंकी कर रहे हो, राजा को सब पता है, और इसलिए उसने मना भी करा था, उसने वार्निंग दी थी
पहले देखो शुरुआत से समझते हैं, सब भूल जाओ, शुरुआत से। इनके पास फरमान था, है ना, इनके पास राइट था कि भाई ये फ्री ट्रेड कर सकते हैं ना, इनको टैक्स नहीं लगेगा। तो इन्होंने उसका मिसयूज़ करा। तो यहाँ पर सबसे पहले नवाब ने वार्निंग दी कि देखो मिसयूज़ मत करो, तुमको है तुम करो, दूसरों का मत करो। दूसरों का सामान लेकर अपने शिप में भर के और तुम टैक्स फ्री मत लेकर आओ, खुद का लेकर आओ, बस ये मत करो। ये नहीं माने तो अब राजा क्या करता, अभी चुप था, ठीक है चलो छोड़ो। फिर यहाँ चोरियाँ शुरू हो गई, तो अब ये गए राजा जी के पास, राजा जी चोरियाँ हो रही है, कुछ करो। राजा ने बोला तुमने सुनी हमारी, कुछ नहीं। तो राजा ने खैर ऐसे नहीं बोला, राजा ने बोला करते करते, और राजा ने एक्चुअली किया कुछ भी नहीं। अब इनका तो माल दे वेयर, सबसे ज़्यादा उनको जो मतलब था वो था अपने पैसों से, अपने माल से, अपने धंधे से, अपने बिजनेस से। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करा, फोर्ट बनाना, कि उस जगह पर, उस फोर्ट में हम हमारा सामान रखेंगे और वहाँ पर थोड़े बहुत चंद सिपाही होंगे जो उस सामान का ध्यान रखेंगे। अब राजा तो कुछ नहीं कर रहा, हम ही कुछ करें। अब फोर्टिफिकेशन तो मना है भाई साहब। राजा जी ने भेज दिए कुछ चंद सिपाही और बोला ये फोर्टिफिकेशन काम रोको, ये फोर्ट नहीं बन सकता। ठीक है, वो फोर्ट बना है, आप आज भी जाके बंगाल में देख सकते हो, बताऊंगा आगे। तो फोर्ट का काम रुक गया। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों को बुरा लगा, बोला साहब ना तो आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, जब हम खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए फोर्ट बना रहे हैं तो आप फोर्ट भी नहीं बनाने दे रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। बोले वो सब मुझे नहीं पता, फोर्ट तो नहीं बनेगा। इन इस बीच में राजा की हो गई मृत्यु, राजा गॉन डाइड, एंड उनका बेटा छोटी सी उम्र में नवाब बनता है। अब इन्होंने बहुत बड़ी भूल करी। क्या भूल करी, उनने सोचा अरे बच्चा है, नादान है, नवाब है, ये क्या कुछ हमारा कर लेगा, है ना। तो उन्होंने फोर्ट का काम रिज्यूम कर दिया। लेकिन ये बच्चा बड़ा खतरनाक था भाई। छोटी सी उम्र में जैसे ही इसको पता चला कि इनने फोर्ट का काम शुरू कर दिया, पूरी सेना लेके ये चला गया फोर्ट जहाँ बन रहा था वहाँ पर, पूरी सेना लेके, ठीक है। और वहाँ पर जितना फोर्ट बन गया, अंदर घुसा, सारे ब्रिटिशर्स को पकड़ा, और वहीं पर नीचे जो नीचे बेसमेंट था, वहाँ पर 10 बाय 10 का एक कमरा था, वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा ब्रिटिशर्स को ठूस दिया और बंद कर दिया और सो गया। नवाब जाके सो गया, आदेश दे दिया कि बंद कर दो। इन्होंने भी सेना ने पकड़ के बंद कर दिया, ठूस दिया। मतलब एक ऊपर एक ऐसे यूं, मतलब ये कमरा जैसे जिसमें आप पढ़ रहे हो उसमें छत तक भरे हुए ठूस है ऐसे लोग, कैसा लगेगा है। ठूस दिया 10 बाय 10 के कमरे में 100 107 कुछ एक आंकड़ा है, इतने लोगों को भर दिया, ठीक है। और फिर जाके सो गया। उसने सोचा था, ऐसा बोलते हैं, सोचा था कि छोड़ देगा, थोड़ी देर में बाहर निकाल देगा सज़ा देके, बट वो सो गया। अब रात भर में ये लोग तड़प के सफोकेशन से इनमें से काफ़ी 90% लोग मर गए। दे डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन। पहले ही अंग्रेज़, वहाँ लंदन में तो इतनी ठंड रहता है, वहाँ का वेदर अलग है, इंडिया वो भी बंगाल, कितना ह्यूमिड वेदर, और उस ह्यूमिड वेदर में इनको सफोकेट एक कमरे में कर दिया और सफोकेशन से मर गए। सुबह जब नींद खुली नवाब की तो उसको पता चला ऐसा सब हुआ, तो उसने बोला यार मेरे को उठाया क्यों नहीं। अब नवाब तो सन की, तो सब सोल्जर्स डर रहे थे उठाने से रात में। बोले साहब आप तो सो गए, हम कैसे उठाते हैं। तो सब अंदर मरे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला चलो इनको फिर बाहर नदी में फेंको, फिर मर गए तो अब क्या करें। तो इनको सबको निकाला, नदी के वहाँ फेंकने लगे, तो कुछ चंद उनमें से बच गए और वो सीधा उस नदी से या पानी के थ्रू जो भागे वहाँ से कुछ लोग, कि वो यहाँ से भाग के सीधा यहाँ लंदन है, यहाँ लंदन पहुँचे, महारानी के सामने हाथ जोड़े कि भाई वहाँ तो पागल नवाब ने हमको 10 बाय 10 के कमरे में डाल दिया, हम सब हमारे सारे ब्रिटिशर्स को सफोकेट करके मार दिया, हम बचे हैं कुछ तो यहाँ आ गए। बड़ा बुरा लगा वहाँ पर ब्रिटिशर्स को कि यार ठीक है लड़ाई होती है, तुम सज़ा देते ठीक है, लेकिन इस तरीके से कौन मारता, मतलब घोट के मार रहे हो तुम, तो सफोकेट करके मार रहे हो, ये तो बहुत ही गलत तरीका है। ये कोई तरीका हुआ मारने का, मारना भी है तो क्या ये मतलब तुम तड़पा के मार रहे हो यार, बड़ा बुरा लगा।
तो फिर इस लंदन से यहाँ चेन्नई, चेन्नई है ना नीचे यहाँ पर चेन्नई, लंदन से एक लेटर गया, कहाँ पर, चेन्नई में। यहाँ पर कौन था, यहाँ पर था हमारा बैटल ऑफ प्लासी का हीरो, वैसे तो मेरे को नहीं हीरो वर्ड यूज़ करना चाहिए, विलन, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये नाम याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव। उसके पास लेटर आया कि नाउ आपने चेन्नई में तो कमाल करा ही सही, चेन्नई तब तक इनके अंडर में आ चुका था, चेन्नई वाला एरिया। नाउ यू हैव टू गो बंगाल, बंगाल जाना है और वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ सबक सिखाना है। ये अपने कुछ 3000 सिपाहियों को लेके बंगाल पहुँचा। 3000 ये, यहाँ इसकी सेना कितनी, 40,000 50,000 की सेना थी। अब वहाँ पहुँचा, अब इसने देख लिया कि सेना से तो हराया नहीं जा सकता है, तो इसने कुछ छल कपट करा और उस छल कपट करके वहाँ पर युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को बैटल ऑफ प्लासी बोला गया। इसीलिए उसको कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी वॉज नॉट एक्चुअली ए बैटल बट अ बिट्रेयल, ऐसा एक क्वेश्चन आया था मेंस में। तो वो बिट्रेयल क्या था, जब हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे और बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट ये था। और जो वो ठूस ठूस के मारा था उस चीज़ को, उस घटना को बोला गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। कई लोग, कई टीचर्स मैंने देखे हैं जो इसको ब्लैक हॉल बोल देते हैं, HA बल हॉल नहीं, होल ही है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, और इस ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से ही हुआ बैटल ऑफ प्लासी एंड द रेस्ट वी विल स्टडी। ठीक है, और अंग्रेज़ों का राज शुरू हुआ। ठीक, सो दिस वॉज द इमीडिएट रीज़न वाई ब्रिटिशर्स केम इन पावर, ब्लैक होल ट्रेजेडी। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट लिखो इसी में, बंगाल में, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इन एडिक्वेट आर्मी एंड अंडरस्टिमेशन of the danger posed by the company, the Nawab were defeated by the British at Plassey। आप बोलोगे सर क्या लिखवा रहे हो, देखो ये लिखने का सेंस है, तरीका है कि भाई इन एडिक्वेट आर्मी क्यों, क्योंकि आधी से ज़्यादा आर्मी ने धोखा दिया था, है ना, सिराजुद्दौला को, और अंडर एस्टिमेट करा था उसने बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को कि ये क्या मेरा बिगाड़ लेंगे, और उन्होंने ऐसी चाल चली। ठीक है, दिस विक्ट्री इनॉग्रेटेड उद्घाटन। ठीक है, इनॉग्रेटेड a new phase in the relationship between Britain and India. A new phase in the relationship between Britain and India. That's all. बंगाल आपका हो गया। ठीक है, बंगाल की पूरी स्टोरी समझी। मुर्शिद अली खान से स्टार्ट होती है, शुजाउद्दीन आता है, फिर अली वर्दी खान आता है, अली वर्दी खान का बेटा सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला कि बैटल ऑफ प्लासी में हम आगे की स्टोरी करेंगे, बट बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज अवध। लिखो फ्रेश पेज में अवध लिखो। एक काम करते हैं, अवध थोड़ा सा समझ लो, इसका लिखने का जो नोट सेक्शन है हम इसके अगले लेक्चर में करेंगे, है ना, बिकॉज टाइम हमारे पास इतना है नहीं कि हम इसके पूरे लिख सकें, तो अभी सिर्फ समझ लो, है ना। देखो, सादत खान ऑल्सो नोन एज बुरहानुल मुल्क बिकेम गवर्नर ऑफ अवध इन 1722। 1722 में सादत खान, जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता था, वो गवर्नर बना अवध का 1722 में। फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग अवध एज सेंटर ऑफ पावर एमीड द मुगल डिक्लाइन। इसने सोचा मुगल डिक्लाइन हो रहा है तो अब जो मेन पावर बने सेंटर में वो अवध बने, ये इसकी कोशिश थी। किसकी? सादत खान की। ही क्विल्ड लोकल रिबेलियंस, रिफॉर्म द जागीरदारी सिस्टम एंड ब्रॉड प्रॉस्पेरियस जेंट्री या फिर गैनेट्री इनटू द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इसने क्या करा, लोकल रिबेलियंस को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, ख़त्म कर दिया, ख़त्म तो नहीं बोल सकते, काफ़ी सप्रेस कर दिया। जागीरदारी सिस्टम को काफ़ी रिफॉर्म करा और अपनी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सुधार लाया। हिज सक्सेसर सफदरजंग
ठीक है। सफदरजंग, इनके ऊपर एक मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली में। सफदरजंग कंटिन्यूड दीज पॉलिसीज मेकिंग अवध वर्चुअली ऑटोनोमस बाय 1764, मेकिंग अवध वर्चुअली ऑटोनोमस बाय 1764, है ना। ऑटोनोमस पहले ही हो गए थे एक तरीके से, बट पूरी तरीके से 1764 में तो ये हार गए थे, मतलब एक तरीके से अवध को हारे नहीं थे, बट ब्रिटिशर्स के एक तरीके से अंडर, लगभग अंडर में थे। एक्चुअली अंडर में नहीं थे, बट ये बक्सर में हार गए थे, बक्सर में ये भी थे, ठीक है। हम उसको भी जानेंगे डीप में, हारे नहीं थे ना। सफदरजंग्स एक्सपेंशंस इनटू गैंगेटिक प्लेन्स फर्दर वीकेंड टाइज विद मुगल एम्पायर, ठीक है। वो तो होने ही थे, बाद धीरे धीरे टाई अप इनके बिगड़ते गए मुगल एम्पायर से, क्योंकि ये खुद एक्सपांड कर रहे थे। अंडर शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला वो सिराजुद्दौला था, ये शुजाउद्दौला, मिक्स मत करना। शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला उधर बंगाल वाला, ये शुजाउद्दौला कौन, अवध वाला। शुजा सिराज, सिराज आज बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम में, सिराज, तो वो बंगाल का, वहाँ प्लासी हुआ था, बड़ा एरिया। ये शुजा, ठीक है, ये शुजा है। Awadh developed a new class of gentry loyal to Awadh rulers, not to Mughal emperor. आर्मी इस तरीके से करी इन्होंने डेवलप कि वो इनके लिए बिल्कुल समर्पित था, ना कि मुग़ल एम्पायर के, ठीक है। तो अवध की और हम स्टोरी जब नोट्स करेंगे तब और डीप में करेंगे। अभी के लिए, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, बिकॉज़ नोट्स में काफ़ी समय जाएगा और वो पार्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो नोट्स हम अवध के इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे, एंड फिर अवध के बाद में हम दूसरा एक स्टेट लेंगे, एंड ऐसे करके सारे स्टेट ख़त्म कर देंगे। थोड़ी सी स्पीड कल के लेक्चर में ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इसी स्पीड से चले तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, बट आपको समझाना भी आवश्यक है ना, इसलिए काफ़ी आराम से चल रहा हूँ मैं। आराम से ही चलेंगे, कुछ छूटेगा नहीं आपका, आप निश्चिंत रहें। बंगाल जो भी हमने लिखा है, और बंगाल स्पेक्ट्रम से और ग्रोवर से आपको जितना भी स्टफ़ मिले पढ़िए। ब्लैक होल ट्रेजेडी, प्लासी आगे का पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, बट मैं बोलूँगा रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी तक जितना करा उसका अच्छे से रिवीजन कर लो। एंड जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो ज़रूर लिखो, उसका आंसर PYQ जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे ज़रूर सेंड करो। And with that said, thank you so very much for watching this video. I will see you in the next lecture, जिसमें हम अवध को कंटिन्यू करेंगे, एंड मराठास, पंजाब सारी, इसके बाद हैदराबाद करेंगे, हैदराबाद के बाद पराठास एंड सीख, एंड फिर मैसूर। So with that said, thank you so very much again for watching this lecture. I will see you in the very next lecture. Till then, all the very best for your examinations. Thank you.